हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसकेपी इंस्पायरेशन। तो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा 2026 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण टिप्पणियां लेकर आए हैं जो कक्षा 12 जीव विज्ञान के हैं। 2 व 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें याद कर लो, 100% परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये। तो अगर आप यह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका 10 से 15 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से सबसे पहली टिप्पणी है यहाँ पर अनिषेक फलन, जो प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी टिप्पणियां पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का हिंदी है और इसका इंग्लिश में कहते हैं पार्थेनोकार्पी। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार से आप एग्जाम में अगर आए अनिषेक फलन क्या है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा ऐसा फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे अंगूर, संतरा, तरबूज आदि। अगर जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है उसे अनिषेक फलन कहते, बिना अंडाशय के होता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं। आपको आशा करते हैं कि यह समझ में आया होगा। चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, बहुभ्रूणता, पॉलीमेम्ब्रोनी। तो इसे इस प्रकार से लिखिएगा कि जब किसी एक बीजांड में या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यह घटना अनावृत बीजी पौधों में अधिक होती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। तो स्टूडेंट, इसे भी आपको याद कर लेना है। बहुविकल्पी में 1 नंबर का पूछा जाता है। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी और किसमें की थी? तो सबसे पहले आप लिख देंगे बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किसमें की थी? तो संतरे में की थी बहुभ्रूणता की खोज। तो आशा करते हैं कि आपको यह भी समझ में आया होगा। स्टूडेंट, यह वीडियो बनाने में के लिए 2 घंटे लगातार हैंड राइटिंग लिखना पड़ा, इसलिए अगर यह वीडियो आपको बिल्कुल भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा टिप्पणी है सहप्रभाविता। तो सहप्रभाविता, जब किसी कारक में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे मनुष्य में रुधिर वर्ग। सहप्रभाविता आइए फिर से देख लेते हैं। जब किसी कारक या जीन के एलील में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद कर लीजिए। तो आगे की टॉपिक पर बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता। तो स्टूडेंट, आइए आपको समझा देते हैं अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं या क्या होता है। तो जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में से एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह प्रभावित न कर सके तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे मिराबिलिस जलापा। तो जैसे आपको ये समझाते हैं कि जैसे लाल पुष्प है, मटर का लाल पुष्प और सफेद पुष्प जब गुलाबी आपस में प्रभाविता कर मतलब आपस में जब स्वपरागण करते हैं तो गुलाबी रंग का पुष्प होता है मटर का। तो यहाँ पर F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग का मतलब अपूर्ण प्रभाविता, न लाल होगा न सफेद। उसके बाद स्वपरागण कर कर लाल, सफेद और गुलाबी में विभक्त हो जाते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ भी आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे जरूर से जरूर याद कर लें। प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छाप, इसे हिंदी में डीएनए अंगुली छाप कहते हैं और इंग्लिश में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो आपको यह जरूर याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो स्टूडेंट, यह एक ऐसी तकनीक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवांशिक पदार्थ में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। इस तकनीक को सर्वप्रथम एलेक्स जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया। इसके द्वारा खून, बाल, लार, वीर, योनिद्रव आदि के द्वारा अपराधी, खूनी, बलात्कारी पैतृक संबंध की पहचान की जा सकती है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं पिछले बार भी आया था ये क्वेश्चन। तो चलिए आगे की टॉपिक पर बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली टॉपिक है ओपियाइड्स। तो यह एक नशीली दवाओं का समूह है। इसके अंतर्गत अफीम, हेरोइन, स्मैक, मार्फिन, कोडीन आदि नशीली दवाओं औषधियाँ शामिल है।
आमतौर पर इसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये सब एक नशीली दवाओं का समूह है ओपियोइड्स। तो और इसका नशीली औषधियाँ शामिल है। आमतौर पर इसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित भी करता है, तो इसलिए आपको ये सब औषधियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, इंटरफेरॉन। तो यह वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है। यह अंतःकोशिकीय विषाणु के गुणन को रोकता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटरफेरॉन प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी टॉपिक सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो स्टूडेंट सबसे पहले है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा है किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति प्रतिरक्षा कहलाती है। जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे रोधक्षम या प्रतिरक्षित कहते हैं। तो जैसे आपको एक बार चेचक हो गया, आप उसके बाद आपको जीवन में कभी भी दोबारा चेचक नहीं होगा, क्योंकि आपके शरीर में उससे रोधक्षम की क्षमता हो गई है, प्रतिरक्षित करने की क्षमता हो गई है। तो इसीलिए अगर आपको एक बार चेचक हो जाता है तो दोबारा चेचक नहीं होता। तो चलिए आगे की टॉपिक पर पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे भी याद कर लें। अगला टॉपिक है बीटी कपास, बीटी कॉटन। तो इसमें इसका है कि कपास में बीटी जीवाणु के अबिस प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग के द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है जिसे बीटी कॉटन कहते हैं या बीटी कपास कहते हैं। यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म है। इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपयों की फसल कीटों से बचाया जाता है। बीटी कपास जो है, इससे मतलब कपास को कीटों से बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ओके, आपको समझ में आया होगा, ऐसा करते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको लिखना भी ना पड़े, इसलिए मैंने हैंड से रिटन किया है। इसे आप केवल स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा, जिससे आपका समय का बहुत ही ज़्यादा बचत होगा। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक पर पढ़ते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। इसे आणविक कैंची भी कहते हैं। ओके, तो उसके बाद लिखिएगा, वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं, जबकि डीएनए खंड को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज होता है। डीएनए खंड को जोड़ने वाला लाइगेज और काटने वाले को आणविक कैंची कहते हैं। वह एंजाइम डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं, काटने वाले को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज और जोड़ने वाले को लाइगेज। ओके, तो अगली टॉपिक है पीसीआर, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आपको इसे बता देते हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। पीसीआर क्या है? पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डीएनए अणु के खास भाग को परिवर्धित करके जीन श्रृंखला की कॉपी की जा सकती है। यह एक सीधा प्रयोग है जिसके द्वारा जीन श्रृंखला की कॉपी क्लोनिंग द्वारा तैयार की जाती है। तो स्टूडेंट, यह 10 टिप्पणी आपकी पूर्ण होती है। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए साथ, तब तक के लिए टिल एंड टेक केयर। अगली वीडियो भी 10 टिप्पणी की आएगी, तो आप उसे ज़रूर जाकर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।